हाय, क्या आपने कभी ऐसा एक मौत का कुआं या वॉल ऑफ डेथ देखा है जैसे मेलों में होता है, और सोचा है कि कैसे वो कार या बाइक जो घूमती रहती है वो कैसे गिरती नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस देखेंगे और पढ़ेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये जो वॉल है वो ऑलमोस्ट जो वर्टिकल है, एकदम सीधी है, उस पर एक कार या बाइक घूमते हुए कैसे गिरती नहीं है। इसमें हम सर्कुलर मोशन के 3 केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हेन व्हीकल इज़ ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, जब नॉर्मल गाड़ी स्ट्रेट रोड पे चलती है। सेकंड है जब कोई व्हीकल वॉल ऑफ डेथ या मौत के कुएं में चलती है, जो ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल होती है, तो इसको एक तरह का व्हीकल ऑन अ वर्टिकल रोड मान सकते हैं। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इसका मिक्सचर, जब कोई एक व्हीकल एक किसी बैंक्ड रोड पे होती है, जो रोड थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से एंगल बना के है। अब पहले लेते हैं केस व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड का। ये डायग्राम है एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, और इसमें हम लोग देखेंगे कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं। तो व्हीकल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उसका वेट जो है इक्वल टू mg, और एक रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो रोड से व्हीकल को मिल रहा है। और इसमें एक और फोर्स देखेंगे जो ये लेफ़्ट में लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जहाँ पे जिस सर्कल में ये व्हीकल मूव कर रहा है, क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये व्हीकल एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पे। तो इसलिए एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो सेंटर की तरफ, जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अज्यूम कर रहे हैं कि मतलब अंदर की तरफ लग रही है, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सूडो फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ द व्हीकल, वो बाहर की तरफ लग रही है और उसको बैलेंस कर रही है ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेसिकली जो व्हीकल है वो बाहर की तरफ स्लिप ना करे, इसलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। अब फोर्स बैलेंस करें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नीचे लग रही है हमारी mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू mg। और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है Fs, वो इक्वल हो रही है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की, विच इज़ इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, या उसे बोल सकते हैं mv स्क्वायर, जहाँ पे v उसकी व्हीकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, या जो स्पीड आप व्हीकल के स्पीडोमीटर में देखते हो वो इक्वल होगी v के। अब यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं n/g, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और यहाँ से हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं Fs बाय इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास निकलेगा Fs अपॉन v स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू n/g। इसका मतलब है Fs हो जाएगा n इंटू वी स्क्वायर बाय rg। अब किसी गिवन व्हीकल के लिए हम लोग मान सकते हैं कि उसका मास कांस्टेंट है, तो mg उसका कांस्टेंट रहेगा और कॉन्सिक्वेंटली उसका नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम लोग कोई एक व्हीकल जो टर्न ले रहा है उसका अगर उस सर्कल का हम लोग रेडियस कांस्टेंट माने, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है, वो डिपेंड करेगी हमारे v पे, अगर हमारा नॉर्मल रिएक्शन और r कांस्टेंट हो। तो जैसे जैसे हमारी v बढ़ेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द व्हीकल, वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती जाएगी। बट फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और Fs मैक्स जो बोल सकते हैं हम लोग, वो होगी μs इंटू n। अब अगर हमें देखना है कि व्हीकल कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच सकता है विदाउट स्लिपिंग, तो हमें उसका जितना वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, उसका लिमिटिंग फैक्टर देखना पड़ेगा। तो जब हम फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को इस वैल्यू से इक्वेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक व्हीकल जा सकता है विदाउट स्लिपिंग। तो जब हम लोग ये करेंगे तो निकलेगा n इंटू वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू
म्यू एस इंटू एन, और यहाँ से निकलेगा वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। तो ये वी मैक्स वैल्यू डिफाइन करती है कि व्हीकल कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर सकता है बिना स्लिप किए, और ये डिपेंड करती है रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, जो रेडियस है जिस रेडियस के सर्कुलर मोशन कर रहा है व्हीकल, और ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। जैसे अगर तुमने कोई कार की रेस देखी होगी, तो जब बहुत हाई स्पीड में शार्प टर्न्स लेती हैं गाड़ियाँ, तो कभी कभार स्लिप कर जाती हैं, क्योंकि वो उनकी वेलोसिटी इस वी मैक्स से ज़्यादा हो जाती है। उन लिमिटिंग केसेस में गाड़ी स्लिप कर जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अभी तक हमने व्हीकल को और जो व्हीकल का कांटेक्ट है रोड से उसको एक पॉइंट माना है, बट रियल लाइफ में जो 4 व्हील व्हीकल्स होते हैं उनके 4 टायर्स होते हैं, और चारों टायर्स पे डिपेंडिंग ऑन कि कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है और उसका रेडियस कितना है, हर टायर पे डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शन होता है, और हिसाब से हर टायर पे डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। तो अगर कभी बहुत हाई स्पीड में टर्न लेती कार्स को देखा होगा, तो ऐसा भी होता है कि कभी कभार कार्स टॉपल कर जाती हैं हाई स्पीड में टर्न करने, क्योंकि डिफरेंट टायर्स पे डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है, और इसकी वजह से अलग अलग टायर सिर्फ फोर्स नहीं प्रोवाइड करते बट टॉर्क भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से व्हीकल रोटेट होके टम्बल कर सकता है। एक और केस होगा टू व्हीलर्स का। तो टू व्हीलर्स जब टर्न लेते हैं तो कभी स्ट्रेट नहीं रहते, अगर स्ट्रेट रहेंगे तो आउटवर्ड फोर्स की वजह से गिर जाएंगे, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो नीचे लग रही है और वो बैलेंस बिगड़ जाएगा व्हीकल का। इसलिए टू व्हीलर्स को टर्न लेना पड़ता है टूवर्ड्स द जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहे होते हैं। उसको हम लोग जब बैंक्ड रोड के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे और डिटेल में। अब इस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम अपने जो अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे सोच सकते हो कि इन कंडीशंस में क्या क्या हो। तो फर्स्ट है कि हमने बात की थी, अगर व्हीकल के जो चारों टायर्स होते हैं उनमें नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट होता है, और जब टर्न लेता है हाई स्पीड पे तो हो सकता है कि व्हीकल टॉपल कर सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये कि व्हीकल टॉपल करेगा कि नहीं, और कैसे टॉपल करेगा, कि और नॉर्मल रिएक्शंस जो टायर्स हैं उन पे कैसे डिफरेंट होगा और किस वे में डिफरेंट होगा, और कौन से टायर्स सबसे पहले कांटेक्ट लीव करेंगे रोड से, मतलब किस साइड से व्हीकल टॉपल करेगा, और कैसे हम लोग टॉपलिंग रिड्यूस कर सकते हैं व्हीकल्स की। सेकेंड पॉइंट है कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की। हमने डिफाइन किया कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बट हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की बात नहीं की बिटवीन टायर्स एंड रोड। तो पहले तो काइनेटिक फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, और अगर लगेगा कि नहीं लगेगा तो इसके बारे में सोच सकते हो। और थर्ड पॉइंट है कि जब कोई भी व्हीकल है वो कोई एक स्लिपरी रोड पे ट्रैप्ड है, कि समझ लो तुम मुंबई में रेन्स हो रही हैं जो हमेशा होती रहती हैं, तो अगर पानी भरा हुआ है रोड पे और तुम्हें टर्न लेना है तो तुम क्या प्रिकॉशंस लोगे व्हीकल को टर्न करते टाइम, और क्या क्या करने से व्हीकल के स्लिपिंग के चांसेस कम होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में तुम सोच सकते हो, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जो है वॉल या फिर वेल ऑफ डेथ, जैसे मौत का कुआं बोलते हैं हिंदी में। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वॉल है ये वर्टिकल है और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसका रेडियस r है, और इसके अंदर एक व्हीकल या कार या बाइक हॉरिजॉन्टल सर्कल्स परफॉर्म कर रहा है बिना गिरे। तो अब इस व्हीकल की हम लोग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और क्यों नहीं है नीचे गिर रहा। तो जैसे डायग्राम में बना है, व्हीकल में 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक तो उसकी जो mg है, जो वेट है उसका जो नीचे लग रहा है। एक है उसकी फ्रिक्शनल फोर्स जो उसके टायर्स और वॉल के बीच में है, जो बेसिकली उसको नीचे गिरने नहीं दे रहा। और एक है नॉर्मल रिएक्शन जो वॉल दे रही है उसको परपेंडिकुलर टू द वॉल, जो आ रहा है उसके सेंटर की तरफ, जो है नॉर्मल रिएक्शन। और इसमें यहाँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है।
तो वीडियो को 1 सेकंड पॉज करो और गेस करो कि इन तीनों फोर्सेस में से सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है या फिर रिजल्टेंट फोर्स है कोई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है और बाकी फोर्सेस उससे परपेंडिकुलर हैं, तो उन फोर्सेस का कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं है। तो इसलिए उन दोनों फोर्सेस जो दो बाकी फोर्सेस हैं जो है फ्रिक्शनल फोर्स और mg, उनका कोई रिजल्टेंट सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है। तो सिर्फ जो नॉर्मल रिएक्शन है सिर्फ वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है। फोर्स बैलेंस करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो सिर्फ दो फोर्सेस हैं, ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स और नीचे mg। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि वो वर्टिकली ना ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा है। वर्टिकली देखा जाए तो वो रेस्ट पे है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी mg इज इक्वल टू fs, या और fs को हम लोग लिख सकते हैं म्यू s इंटू n। तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू द नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे म्यू एस है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, क्योंकि वो वर्टिकली उसका टायर और वॉल के बीच में कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर कोई मूवमेंट हो रहा होता, वो स्लिप कर रहा होता, तो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लेते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि वो वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं है इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ले रहे हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस वैल्यू के इक्वल नहीं होती। फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। तो हम इसको इज इक्वल टू लिखने की बजाय हम लोग लिखेंगे इसको लेस देन इक्वल टू, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वेरी करती रहती है डिपेंडिंग की कितनी रिक्वायर्ड है। अगर mg की वैल्यू म्यू एस n से कम है, इसकी वैल्यू अगर इससे कम है, तो हम लोग की फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा mg के इक्वल होगी, म्यू एस n के इक्वल नहीं होगी। ओनली इन द लिमिटिंग केस जब mg इस म्यू एस n के इक्वल होगी तब जाके ही फ्रिक्शनल फोर्स इसके इक्वल हो पाएगी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फोर्स बैलेंस करेंगे तो सिर्फ जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है। तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो इक्वल होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि अगर एम जी इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन, मतलब लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस इम्प्लाइज जी इज़ लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू म्यू एस बाय आर। यहाँ पे हमने एम और एम काट दिया। अब अगर हम लोग इसको दूसरे साइड से देखेंगे तो वी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस, या फिर वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वी मिनिमम है वो इक्वल होगी अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस के। तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली डिफ़ाइन कर रही है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए तब जाके हमें उतना सफिशिएंट नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा और कॉन्सिक्वेंटली उतना फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगी जिससे वो उसका वेट को सपोर्ट कर पाए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट होती है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन डिपेंडेंट होता है कितनी वेलोसिटी है उसकी। अगर उसका रेडियस कांस्टेंट है और मास तो कांस्टेंट है, तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर से। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की कैपेबिलिटी आएगी। अब व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर इन दिस केस। इसमें हमेशा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा, क्योंकि जो वर्टिकल वॉल है तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी की पूरी नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगी। एक और मेजर अजम्पशन जो हमने लिया था डेरिवेशन के टाइम कि व्हीकल को हमने एक पार्टिकल माना है या एक पॉइंट माना है, तो इसका सारा का सारा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उसका वॉल से कांटेक्ट भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रहा है। बट जब रियल लाइफ में होता है तो ये टू व्हीलर जो होता है वो कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होता। जैसे अगर पार्टिकल यहाँ पे हमने माना है कि वो हॉरिजॉन्टल है तभी वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट अगर टू व्हीलर पे कोई आदमी बैठा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल हुआ तो उसका वेट का जो टॉर्क है उसकी वजह से वो गिर जाएगा। और
फोर व्हीलर के केस में ये थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड है, बट उस केस में क्या होगा वो भी सोच सकते हैं। अब जब हमने हॉरिजॉन्टल रोड ली थी, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है 0 डिग्री, तो हमने एक अपर लिमिट लगाई थी स्पीड ऑफ द व्हीकल पे कि अगर स्पीड इससे ज़्यादा हुई तो वो स्लिप कर जाएगा। अब इस वाले केस में जो वर्टिकल रोड है एक तरह की, और तो उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है 90 डिग्री, हमने एक लोअर लिमिट लगाई है कि वेलोसिटी की एक लोअर लिमिट होनी चाहिए, वरना वो स्लिप करके गिर जाएगी। तो हम लोग यही अजम्पशन ले सकते हैं कि अगर कोई भी हम लोग इससे अलग बैंकिंग ऑफ रोड ले रहे हैं, तो अगर रोड का एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में, या तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कोई भी एंगल बना रही है रोड हॉरिजॉन्टल से, तो उसके लिए स्लिपिंग की कंडीशन से एक अपर लिमिट भी रहेगी स्पीड की और एक लोअर लिमिट भी रहेगी स्पीड की, कि दोनों केसेस में अगर एक वेलोसिटी से ज़्यादा उसकी स्पीड होती है तो वो स्लिप कर जाएगा, और अगर उसकी कम होती है तो भी वो स्लिप कर जाएगा। अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि अगर वो अपनी स्पीड लोअर लिमिट से कम करता है तो वो किस तरफ स्लिप करेगा, और अगर अपनी अपर लिमिट से ज़्यादा करता है तो वो किस तरफ स्लिप करेगा। अब इस सेकेंड केस से रिलेटेड एक एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है जिसके हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे सारे जो डेरिवेशंस हैं वो वैलिड रहेंगे। उसे अंडरटेक करना है हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ अ वेल ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर। तो हमें गिवन है कि उसका वेल का रेडियस है 4 मीटर, और ये SI यूनिट में है तो हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है बिटवीन टायर्स एंड द वॉल इज़ 0.4, तो हम लोग लिख सकते हैं μs इज इक्वल टू 0.4 की कोई यूनिट नहीं होती है। और हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए ये स्टंट परफॉर्म करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कितने सर्कल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे पर सेकंड, जो हम लोग निकाल सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी होगी उससे। तो वी मिनिमम का तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, हम लोग उसको अप्लाई कर देंगे। वी मिनिमम इज इक्वल टू √RG/μs, ये हमने डिराइव किया था। तो ये हो जाएगा √4 इंटू जी हमें लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन में दिया है, अपॉन 0.4। तो √100 हो जाएगा हमारा 10 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि हमने सारी SI यूनिट्स ली थी। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि एक रेवोल्यूशन करने में उसे कितना टाइम लगता है। तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। उसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो हो जाएगा 2π × r, जो उसकी सरकमफेरेंस है, डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी जो यहाँ पे v मिनिमम है। तो ये हो जाएगा 2π × रेडियस जो है 4 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल गया, और फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/टाइम पीरियड इज इक्वल टू 10/4 × 2π इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.4 हर्ट्स लिख सकते हैं, या फिर रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो इतने हॉरिजॉन्टल सर्कल्स वो पर सेकेंड कंप्लीट करेगा।